चलिए जी, फोर्थ पे थे ना हम लोग। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, देखो फोर्थ क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा, अब तो निकालो कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मतलब रफली ग्राफ स्केच कर लो, जरूरी नहीं एग्जैक्ट ग्राफ बना पाओ, रफली ग्राफ स्केच कर लो तो उससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ग्राफ का रफली शेप तो पता ही है तुम्हें। इसमें ये कह रहा है कि वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3। अच्छा, तो इधर एक्स बराबर -3 होगा। मान लो यहाँ पे है ये एक्स बराबर 0 वाई एक्सिस, यहाँ -3, तो एक्स इज इक्वल टू -3, यही है। नाउ अब तुम्हें इन दोनों का ग्राफ बनाना है, तो क्या होगा, बस ये देखना है कि which जो कौन सा है एबव एक दूसरे से है, तो वैसा फाइंड करना है। तो अगर दो कर्व के बीच का है ना, जब एरिया निकालना होता है तो क्या करते हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का इंटीग्रेशन, यही है। तो करो। जैसे पहले वाला अगर ग्राफ देखें हम लोग, तो क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वायर, यही टाइप का है। तो हम्म तो कहीं ना कहीं इसका ग्राफ कैसा होगा, जैसे अगर ऐसे देखे वैसे ही तुम अगर नॉर्मली सोचो तो क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 है y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू तो 0 है। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू जब -3 होगी तो 9 + 1 10, सो -3 रूट अंडर 10, यही आएगा इस कर्व में। और दूसरा कर्व क्या है आपके पास, जो एक दूसरा कर्व है वो ये है, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू ई की पावर -x/2। तो इस कर्व में क्या होगा, जब x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक। और x को जब -3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 3/2, ठीक। e√e टाइप का ना। तो इससे क्या समझ आया, और अगर तुम डेरिवेटिव करो, जैसे इसका मैं डेरिवेटिव करूं dy/dx, तो क्या होगा, -e की पावर -x, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो 0 पे 1 है और -3 पे ये है, मतलब -3 से 0 जाएगी ना। डिक्रीजिंग क्या होता है, x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो यहाँ x की वैल्यू -3 से 0 होगी, तो इसकी वैल्यू सही लिखा है -3 से ना, -3 पे था e√e, ई की पावर -3, तो -3 है ना 3/2, 3/2 का मतलब क्या होता है 1 + 1/2, तो e√e। और जब x की वैल्यू -3 से 0, x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 1 तक आ गई। और ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है कि इसका अगर तुम dy/dx निकालो तो क्या होगा, ये यहीं से देख लो, यहाँ से बेटर है क्योंकि है ना। तो यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ से dy/dx निकाल लो, ठीक है जी। तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल से निकालो, पॉजिटिव इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो कहने का ये मतलब देखते, ये समझ आ रहा है ना तुम्हें, ये वैल्यू नेगेटिव अटेंड करेगी। इसका भी dy/dx निकालोगे प्रोडक्ट रूल से, देखो क्या आता है। तो x तो यहाँ नेगेटिव ही है, तो मुझे लग रहा है उस तरह से वहां पे जब करोगे तो x का डेरिवेटिव 1। सर इसका एक्स क्यूब टाइप ग्राफ होगा। हाँ हाँ नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट ग्राफ बनेगा ना। हाँ, उसके जैसा बनेगा एग्जैक्टली, y इज इक्वल और टू e एक्स, की पावर -x जैसा। हाँ e की दूसरा। पावर x जैसा, तो वैसे भी कर सकते हो। ये जस्ट मैं देख रहा हूँ रफली ग्राफ स्केच करने में क्या वो आएगा। तो जैसे अभी के लिए रफली जब ग्राफ स्केच करोगे आप, तो इसमें 0 से हमें -3 से 0 तक आना है, तो x -3 y यहाँ x 0 है। तो पहले वाला ग्राफ अगर फर्स्ट वाला कर्व बनाए तो ये कह रहा है कि -3 पे 0, 0 पे 0 और -3 पे -3√10, तो -3√10 मान लो इधर कहीं वैल्यू होगी, और 0 पे 0 है, और ग्राफ का शेप कैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर जैसा, हाँ।
तो एक्स स्क्वायर जैसा, लेकिन उसमें थोड़ा वन है ना ऐड किया हुआ है, तो मतलब रफली उस टाइप का कुछ होगा। अभी के लिए मतलब रफली बना देता हूँ, इस टाइप का कुछ होगा एग्जाम्पल के लिए। और दूसरे में क्या होगा, है ना, इसका तुम वो करके देखो डिफ्रेंशिएट करके। अभी मैंने डिफ्रेंशिएट से किया प्लस, फिर वैसे ही एक्स एज इट इज, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x, और इसका हो जाएगा 2x², यही ना, मतलब 2x हो जाएगा साथ में, तो 2 कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ आ रहा है। बस मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, -3 से 0, तो -3 to 10 to 0, तो ये हो गया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ग्राफ है। दूसरे वाले में क्या होगा, ये e की पावर -x जैसा, बस x/2 है, e की पावर -x का ग्राफ बना लो, तो यहाँ 0 पे 1 और -3 पे दिस, तो -3 पे e√e, -3 पे e√e, 0 पे 1, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। अब बताओ ये एरिया तुम लोग नहीं निकाल पाओगे, मतलब ये जरूरी है, मतलब रफली ग्राफ बना लो, ठीक है। तो जैसे इस तरह का है, तो ये एरिया नहीं निकाल लोगे तुम लोग, क्या दिक्कत है। जब हम लोग कैसे करते थे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वही तो किया है। अपर कर्व का y सिंगल इंटीग्रेशन में, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, उससे हो गया। डबल इंटीग्रेशन में जाना, डबल इंटीग्रेशन में चले जाओ, dy dx, तो यहाँ पे y क्या है और यहाँ पे y क्या है, तो यहाँ पे y है x√x² + 1, और यहाँ पे y क्या है e की पावर -x/2, e की पावर -x/2, x की वैल्यू -3 से 0 कर लो इंटीग्रेट, वही आएगा जो किया हुआ है, ठीक है जी, जिनका डाउट था। सो 9 में क्या है 4 के बाद, ठीक है भाई, जो पूछना है पूछो। तो ये बस सिंप्लीफाई करो, वही आएगा जो उनका आया हुआ है इससे। 4 के बाद 9 है ना, 9 क्या कह रहा है देखो, तो 9 जो क्वेश्चन है कि 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 6400 टाइम्स। अच्छा, 6 कॉइन को टॉस किया आपने 6400 टाइम्स, यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स इन x टाइम्स। तो गेटिंग 6 हेड्स x टाइम्स, ओके। तो मतलब 6 कॉइन को, जैसे होता है ना पेयर ऑफ कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे होते हैं, तो वैसे ही पेयर ऑफ कॉइन की जगह 6 कॉइन को एक साथ हम लोग टॉस कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि x टाइम 6 हेड्स आएगा x टाइम, जैसे 6 हेड्स को एक साथ फेंका, तो से 6 जो हमारे पास कॉइन्स हैं उस पे क्या आएगा, या तो हेड टेल का कॉम्बिनेशन कुछ आएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है सब पे हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सर ये सकता है। पॉइसन अप्रोक्सीमेशन है क्या, वो बाइनोमियल का, जैसे जी जी, इनपी निकाला है। हाँ 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 जी। सो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन लगाइए इसमें, तो क्या होगा, एक मिनट।
ओके ओके सॉरी, तो एक कॉल आ गया था। हाँ, तो इसमें क्या है, तुम्हें समझ आया? तो इसमें सबको समझ आया कि लैम्डा नहीं? इक्वल टू एनपी लगा देंगे। हाँ एनपी लगा दो। तो किसको डाउट है इसमें, क्या डाउट है भाई, जिनको डाउट है बताओ। ये तो सिंपल है ना, पॉइजन हो गया अप्रोक्सीमेशन सर, टू ठीक है। बाइनोमियल, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो ये हो गया। लैम्डा इज एन पी, तो एन तुम्हारा 6400 है, पी 1/64। क्या किया 1/64? तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 कॉइन पे एक साथ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, 6 कॉइन पे एक साथ हेड आने की बोल रहा ना, गेटिंग 6 हेड, तो एक साथ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2⁶। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो कितनी बार थ्रो कर रहे हो, 6400 टाइम्स। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट करोगे, सो पॉइसन लैम्डा इज एन पी, निकाल लो अब जो पूछा जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू एक्स, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। या तो नेक्स्ट जो है 9 के बाद 11, तो 11 में क्या है, सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें, सॉल्यूशन में तो है ऐसा, तो सॉल्यूशन देख के तो समझ आना चाहिए। क्या है, वही तो किया ना। क्या है जी इसमें, तो 11 में कि एक्स नॉट ए है, एक्स वन बी है, एक्स एन प्लस वन इज 1 - 1/2n एक्स एन, 1/2n एक्स एन -1, देन एक्स एन की लिमिट बताओ। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, वी अज्यूम इट इज कन्वर्जेंट, है ना। देखो फिर क्या होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, एन यहाँ इन्वॉल्व है ना, दिक्कत ये है। सो एन इन्वॉल्व है, क्योंकि रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो रिकर्सिवली इसको अगर हम डिक्रीज करते जाए तो क्या होगा, एट द एंड वैल्यू ने क्या किया है, हाँ भाई रिकर्सिवली सॉल्व करते जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक तो है। तो उसमें क्या, उसमें रिकर्सिवली सॉल्व कर लो, लास्ट में आ जाएगी वैल्यू। सो नाउ इसमें समझ नहीं आया तुम्हें क्या किया, इसने इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स एन बाई 2n, एक्स एन इधर बुला लो, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, और यहाँ से 1/2n कॉमन ले लो, तो एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन -1 माइनस, इसने क्या किया है एक्स, हाँ उसको रिकर्सिवली उसने सॉल्व कर लिया वापस, एक्स नॉट एक्स वन तक ले आया, यही किया ना जी। एंड देन ठीक है, उसके बाद फिर उसने सीक्वेंस की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से एक्स एन आ गया, एक्स एन फिर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ अनिडा पूरा ना, तो उससे आ जाएगा लिमिट, देखो फिर भी 11 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो ये गिवन है एक्स एन प्लस वन, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, ये है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन माइनस 1/2n एक्स एन प्लस 1/2n एक्स एन -1, ऐसा आ जाएगा। नाउ इसको और ठीक से लिखोगे, तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, इसमें 1/2n कॉमन ले लो, तो बनेगा एक्स एन -1 माइनस एक्स एन, यही है जी। सो अब इसको अगर ऐसे रिकर्सिवली सॉल्व करते जाए तो क्या होगा, तो क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, एक्स एन प्लस वन है ना माइनस एक्स एन, तो बेटर अगर तुम माइनस बाहर रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस बाहर रखोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन -1। अब इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा, देखो इसको कंटिन्यू करो इस प्रोसेस को, तो मैं अगर यहाँ पे एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लाइक दिस, अब मुझे इसी बेसिस पे ये लिखना है, तो यहाँ समझ आएगा, इसी बेसिस से मुझे लिखना है एक्स एन माइनस एक्स एन -1। कोई बताओ इसको देख के क्या लिख सकते हैं हम,
मुझे ये लिखना है एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? किसका डाउट है ये? 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। सर -1/2 × n-1। करो फिर, इस तरह करते क्यों नहीं कैलकुलेशन? तो -2 n-1 यहाँ क्या आएगा? उसको पुट करो, xn-1 माइनस xn-2, इट विल कीप गोइंग, है ना? तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर ऐसे तीसरा इक्वेशन क्या होगा? अगर मैं ऐसे लिखूं xn-1 माइनस xn-2, तो -1/2 n-2 ऐसे ही होगा, xn-2 माइनस xn-3, चलता रहेगा ये। नाउ द क्वेश्चन इज, इन्होंने क्या किया है तो इन सबको हम उसके टर्म में लिख सकते हैं ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता? इसको मैं इक्वेट कर दूं अगर किसके साथ, ये -1/2n तो है ही, अब मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये होगा -2n-1, ऐसा रहेगा, xn-1 n-2 एंड सो ऑन, कीप राइटिंग दिस वे। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह से लिखते चले जाएंगे तो यहाँ जब बचेगा x2 माइनस x1, तो यहाँ क्या नंबर आएगा? क्वेश्चन ये है बताओ जिन लोगों को समझ आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था, x0 x1 दे रखा ना, तो एक काम करो x0 x1 करो यहाँ पे, यहाँ x1 और यहाँ x0। अब बताओ क्या होगा? तो यहाँ क्या बचेगा? जैसे इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये रिकर्सिव कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू रखेंगे वापस, तो चलता रहेगा। तो बनेगा क्या जब यहाँ, तो पैटर्न नोटिस करो, जब यहाँ xn-1 है 2n है, अभी पैटर्न नोटिस करो, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर स्क्वायर, है ना? इसको मैं ठीक से लिख दूँ तो क्या होगा ये? सो ये कुछ ऐसा है, अगर चलो लिख देता हूँ अगला स्टेप में, इक्वल टू ये है -1 का स्क्वायर 2 की पावर 2 n इंटू n-1, ये चलता रहा है फिर xn-1 माइनस xn-2। अब इसको इसी वे में मुझे ये लिखना है इक्वल टू, सही इन फैक्टोरियल आ जाएगा। है ना? तो आपको देखना है, पैटर्न देखना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब xn-1 तो -1 की पावर 1 है, यहाँ xn-2 है तो -1, यहाँ n-2 है तो -1 की पावर 2 है, ठीक है? तो जब यहाँ 0 है, 0 का मतलब n-n है, तो n-n है तो -1 की पावर n आएगा, 0 n-n, और जब यहाँ n-2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 की पावर n होगा, वहाँ n इंटू n-1 है, तो यहाँ n-2 है तो n इंटू n-1 तक गया है। अगर अगला n-3 होता तो n-1 n-2 आता, है ना? इससे एक पहले वाला नंबर n-1 n-2, तो यहाँ n-n है तो कहाँ तक आएगा? इसके एक पहले तक, तो यहाँ n फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 तक आएगा, n-1 1 तक, ये हो गया, ठीक है जी? और ये दोनों मुझे पता आई थिंक, है ना? सो वी ऑलरेडी हैव दिस नाउ। तो यहाँ तक ठीक है। तो हमने अभी क्या फाइंड किया? हमने अभी ये निकाला है कि जो हमने ये फाइंड किया कि xn+1 माइनस एक्सएन इज -1 की पावर n, 2 की पावर n, n फैक्टोरियल, और x1 माइनस x0 आई थिंक दे रखा था, क्या था? b माइनस ए, तो है ना, x1 b माइनस ए। तो यहाँ तक इन्होंने भी किया है, जो हमने लिखा वो k के टर्म में लिखा है। तो अच्छा, तो उन्होंने पहले x2 माइनस x1 लिखा, x3 माइनस x2 लिखा, x माइनस सो ऑन लिखता चला गया, एंड बाद में इसको ब्रेक कर दिया, तो b माइनस ए हो गया ना ये। तो ये है b माइनस ए, ठीक है? यहाँ तक ओके है? सो ये फाइनली हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब मुझे एक्सएन की लिमिट चाहिए, तो क्या किया इन लोगों ने? सॉल्यूशन देख के तो समझ आना चाहिए। तो देखो ध्यान से क्या किया। पहला कह रहा है कि मान लो n को मैंने अभी n को तुम 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो क्या होगा?
x2 माइनस x1 हाँ 1 सर। रख दो। हाँ तो n को 1 रख दो। तो n को 1 रखोगे तो x2 माइनस x1 किसके इक्वल है, x3 माइनस x2 किसके इक्वल है, x4 माइनस x3 किसके इक्वल है, xn प्लस 1 माइनस xn किसके इक्वल। ये सारी वैल्यू लिखो इसके अकॉर्डिंग n चेंज करके, देन यू ऐड ऑल दिस इक्वेशन। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, फिर ये वाला यहाँ से कटेगा, राइट। तो बचेगा क्या इधर, यहाँ बचेगा xn प्लस 1 माइनस x1। और सिमिलरली इन सबको ऐड कर लो तो यहाँ से सीरीज आ जाएगी। तो यहाँ से लिमिट, अब लिमिट नहीं निकल आएगी। x1 तो पता ही है मुझे, b था ये था, तो x1 इज b, पुट करो यहाँ b, और ये लिमिट आ जाएगी, यहाँ से इधर भेज दो और ये बस सम करो। समझ रहे हैं, यहाँ पे n बदलते रहना है। एक बार n को 1 रखा मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे n को 2 रख के रखना है, यहाँ n को 3, बस सम कर लो इसको, ठीक है, समेशन करो। तो कहने का मतलब मुझे लग रहा है ये सीरीज आ जाएगा। सो दिस विल बी अ सीरीज सम -1 की पावर n फैक्टोरियल 2 की पावर n, b माइनस से तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। निकालो, ये सम निकाल पाओगे 1 से इन्फिनिटी, ये है, इसको सम कर लो, यहाँ से आ गया, लिमिट आ जाएगा। फाइंड कर सकते हो ये क्या है, ये इसमें भी हेल्प करो, ये निकालो, सम निकालो भाई, सीरीज का सम निकालो क्या है। ये x1 तो तुम्हारा b था, और इसको बाहर निकाल लो, b माइनस a, इस सीरीज को ठीक से लिखो। तो ये -1/2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है। बताओ इसका सम क्या होगा। e to the power -1/2। 0 से स्टार्ट नहीं है ना, 1 से स्टार्ट है, तो क्या डिफरेंस आएगा, 0 रख के ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा, e की पावर -1/2 -1, 0 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि तो 1 से स्टार्ट किया मैंने तो। हाँ तो निकालो, ये आंसर है, इसको देखो सिंप्लीफाई करके। इसमें और सिंप्लीफाई करना है, b वाला टर्म कॉमन ले लो, b प्लस b इंटू ई की पावर -1/2 -1 माइनस a इंटू ई की पावर -1/2 -1, इसको साथ कर लो, b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो e की पावर -1/2। और ये मैंने वही किया जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, तो तुम्हें सॉल्यूशन अगर समझने की कोशिश करते तो हो जाता। तो ये तो मैंने सीधा सीधा वो निकाल दिया, सीरीज का सम ही आ गया। तो डायरेक्टली xn प्लस 1 की मैंने क्या लिमिट बिना लगाए n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे क्या होगा। अच्छा वो लिमिट लगा दी यहाँ पे ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक कर दिया, यहाँ तो n तक ही था ना, लेकिन मैंने इन्फिनिटी ले लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिमिट लगा दिया है, तब यहाँ इन्फिनिटी हुआ, वरना मुझे n तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये n तक है, लिमिट लगाया तब इन्फिनिटी हुआ, तो ये है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिमिट लिख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि वहाँ इन्फिनिटी कर रखा है मैंने पहले ही, लिमिट n टेंस। तो ये आंसर है, देखो आंसर नहीं है ये, ओके। तो सॉल्यूशन देख के समझ तो आना चाहिए। चेक करो कुछ मिल रहा है इस तरह से। अच्छा b माइनस इस फॉर्म में लिखा है, तो इस फॉर्म में लिखो, जिस फॉर्म में ये लिखा है उस फॉर्म में लिखो। मैंने वैसे कर दिया, मैं दूसरे फॉर्म में लिख दिया ना, तुम इस फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो उसको उस फॉर्म में ले आओ जिस फॉर्म में है आंसर, उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाओ, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 9 11। अभी आते हैं आगे, तो 4 11 15 16। 15 16 में क्या है, 15 में आई डिनोट द 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस देम आर दिस। अरे भाई किसको प्रॉब्लम है, ये सब कैली हैमिल्टन थ्योरम नहीं पढ़े हो क्या। ये सब दिक्कत क्या है, को डाउट क्लास में ना एडवांटेज बच्चों को लेना होता है, ठीक है, जब करा ही रहे सर सर करवाई। 16 का ये 50 इसमें क्या ही डाउट है, इसमें क्या डाउट है भाई। सर 16 का लीजिए 15 हो जाएगा सर, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा इसलिए गलती वही आ ना, गया मतलब सॉल्यूशन जब सामने लिखा हुआ 16 है, का दीजिए। जब मैं बोलता हूँ जो भी डाउट पूछते हो एक बार एनालिसिस करके आओ, मतलब अगर खुद सॉल्व करो, फिर देखो सॉल्यूशन में क्या है, फिर भी समझ नहीं आता तब पूछो। ये नहीं डाउट क्लास है चलो पूछ ही लेते हैं, तो उससे तुम्हारा कुछ भला थोड़ी होना है। जितना एफर्ट तुम कर रहे हो रिजल्ट उतने का ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। दुनिया में इतने कंटेंट अवेलेबल है, वो सब तुम्हारे लिए थोड़ी है, जितना तुम कंज्यूम कर पाओगे वही तुम्हारे लिए है। कोई मैं वो थोड़ी ज्ञान वो थोड़ी कर रहा हूँ, दवाई की दवाई दे दिया तुमने पी लिया, खुद ट्राई करो, उसमें क्या ही है। इक्वेशन पता है, आइगन वैल्यूज पता है, आइगन वैल्यूज पता है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी तो उससे कैली हैमिल्टन थ्योरम लग जाएगा। समझ आया कि नहीं क्या करना होता है,
तो सिंपल है। यस नहीं सर क्यों, अगर सर बिगिनर हो 16 तो बता नहीं दीजिए होगा। 16 जो बच्चे थोड़े प्रैक्टिस के, उन बिगिनर के लिए हो सकता है ये मुश्किल क्वेश्चन हो। जो बच्चे तैयारी शुरू किए हैं, जिन्होंने ढंग से बीएससी में नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे पीवाईक्यूज अगर कर चुके हैं सारे जैम के, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा ये। हमारे पास 4 आइगन वैल्यू पता है, तो हम तो, अगर मुझे 4 रूट्स पता है किसी इक्वेशन का, तो हम वो इक्वेशन लिख सकते हैं। और वो जो इक्वेशन है वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैली हैमिल्टन थ्योरम से, मतलब से मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, उससे निकल जाएगा जो चाहिए मुझे। इसमें क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट व्हेन दिस। तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो उसमें इनकंसिस्टेंट देखो क्या होगा कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सर रैंक इक्वल नहीं होगी तब होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट में क्या क्या आता है? डिटर्मिनेंट 0। लेकिन डिटरमिनेंट 0 आ ही जाएगा मुझे लगता है। तो हमें बी की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ इनकंसिस्टेंट का क्या क्या सॉल्यूशन। किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हाँ यूनिक। इन्फिनाइट या यूनिक। तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट नो किसको बोलते हैं? नो सॉल्यूशन को ना, हाँ नो सॉल्यूशन को। अब नो सॉल्यूशन कब आता है? सर ए का रैंक बी से कम होगा। मतलब ए ऑगमेंटेड बी डिफरेंट आ जाए, है ना, ये है। हाँ वही बात है। तो ऐसा आ जाए तो निकालो ए का रैंक, निकालो ए का रैंक कितना है। ए का रैंक तो इजीली निकाल पाएंगे, कितना आता है? तुमने क्या अभी तैयारी शुरू किया क्या भाई शिवम? क्योंकि ये सब डाउट आने का मतलब वही है कि तुम अभी तैयारी, सब बता रहा हूँ 0 लेवल का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो अभी तुम्हें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम वाला क्वेश्चन है ये है। इसमें क्या ही नया है, रैंक ए का निकालो। रैंक निकालना आता है, ये भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम के 1 महीने बचे हैं ना। तो ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं कि तुम्हें नहीं आता होगा। रैंक निकालना 1 - 1 ए मैं लिख देता हूँ। और अगर तैयारी शुरू की तो पहले पीवाईक्यूज ढंग से कर लो। पीवाईक्यूज कर लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और वो मॉक टेस्ट में 80-90% वही सारी चीजें हैं। और जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसमें भी 89% वही चीजें होंगी जो पहले आ चुके हैं। वही कॉन्सेप्ट, वही डेफिनेशन, वही थ्योरम लगेगा, बस दिमाग तुम्हारा होगा, ये है। और सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ आ रहा फिर तो दिक्कत है। तुम्हें अगर पता हो कि रैंक ए दोनों डिफरेंट होता है, तो रैंक ए का निकालो क्या है। बी में यहाँ पे B1 B2 B3 है, तो वो तो हम हर ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। जैसे उन्होंने लिख रखा है कि डिटर्मिनेंट ए तो 0 आएगा ही मुझे लगता है ना। और रैंक ए का 2 है, तो ये ए मैट्रिक्स है। तो ये जो मैंने लिखा है ये ए ऑगमेंटेड बी है, दिस इज ए ऑगमेंटेड बी। सो रैंक ऑफ ए जो मैं पूछ रहा था वो 2 है। अब देखो कि ऐसा कौन कौन सा B1 B2 B3 इन चारों ऑप्शन में से है, और अलग अलग रख के चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ताकि ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 हो जाए, ठीक है। तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब तुम्हें रैंक अगर निकालना आता होगा तो कर पाओगे, नहीं निकालना आता है तो तुम बहुत अभी कम पानी में हो, तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा अगर रैंक भी निकालना नहीं आता है तो। आता है ठीक है ना। काफी। हाँ तो निकालो रैंक ए ऑगमेंटेड बी का। एक एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखो उसमें पुट करो, देखो रैंक ए ऑगमेंटेड बी क्या आता है। ए का रैंक तो 2 है, फिक्स है। तो जिन जिन ऑप्शन में ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 3 आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा नो सॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, देख के नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। सॉल्यूशन लिखोगे, गलतियां करोगे, सीखोगे। घर पे गलतियां करोगे, एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ओके, क्योंकि सीखोगे तो एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे जो घर पे हो रहा है। एनीवे 16 पे आते हैं। क्या है जी 11 15 23 में क्या है? कंसिडर सिंपल सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम, क्या कह रहा है कि कंसिडर अ सैंपल साइज 1 फ्रॉम डेंसिटी फंक्शन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग 100 1 - α% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर थीटा इज दिस। आई थिंक यहाँ लैम्डा 1 होगा, राइट, लैम्डा 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सिंपल डेफिनेशन पे है। डेफिनेशन पता है जी, किसका डाउट है ये? शशांक, ये क्या तुम्हें पता है डेफिनेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल का? यस सर। क्या डेफिनेशन बताओ। अगर मुझे दे रखा है
कि T1 कॉमा T2 इज 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। तो क्या है इसका डेफिनेशन? इफ एंड ओनली इफ क्या होता है? probability of T1 less than theta is less than T2 is equal to 1 minus alpha। तो यहाँ तुमने ये यही तो करना है इस क्वेश्चन में। क्या डाउट है बताओ मुझे, क्या तुमने ये किया है उस क्वेश्चन में? ये कॉन्फिडेंस यहाँ लैम्डा 1 है, बस ये ध्यान देना है, यहाँ टाइपोज हो सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शंस देख के मतलब समझ में नहीं आया कैसे क्या। समझ आगे, सॉल्व करोगे तभी तो समझ आएगा। वो इंटीग्रेट करने पे डायरेक्ट आंसर ही आएगा वो। हाँ, या वैसे भी कर सकते हो तुम, उसको सिंप्लीफाई करो तो ये है ना, वहां से देखो तो क्या वही तो किया है उसने भी कि थीटा यहाँ से यहाँ तक, ये लैम्डा 1 यहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये वैसा है। पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स के टर्म में लाओ। वो तुम्हें बीच के स्टेप्स वहां खाए हुए हैं, दिक्कत ये है। अब दिक्कत क्या, सॉल्यूशन पढ़ोगे तो होगा नहीं, खुद से करना पड़ेगा। उसमें उसने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखे नहीं हैं इन सॉल्यूशंस में। पहले तुम उसको सिंप्लीफाई करके एक्स के टर्म में लाओ, एक्स के टर्म में लाओगे फिर जाके सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने सीधा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट थोड़ी आया है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इसने लिखे नहीं है, तो वो तुम्हें करने होंगे। पीडीएफ के टर्म्स में लाना पड़ेगा थीटा को। हाँ जी, इसको सॉल्व करके जब ये लिखोगे तो तुम इसमें लाओ ना एक्स मोर देन समथिंग लेस देन समथिंग, ये 1 माइनस अल्फा है। अब ये जो समथिंग समथिंग है, यही तो कहता हूँ कि खुद से करके देखो, सॉल्यूशन देखोगे कुछ नहीं होगा। और ये तो डेफिनेशन लगाओगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या ही नया है। यहाँ से मान लो ये K1 है फॉर एग्जांपल, ये K2 कांस्टेंट है, सो K1 से K2 में इंटीग्रेट करो, हो जाएगा आंसर। क्या है इसमें, डेफिनेशन लगाना है। सब ट्राई करो ना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी, ऊपर क्या रह गया, 36 37। तो 36 सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन मत देखो, पहले तुम खुद करो, किया होगा तुमने टेस्ट करना, उसके बाद भी फिर से एक बार करके देखो, तब सॉल्यूशन देखो। और सॉल्यूशन में एक एक स्टेप समझने की कोशिश करो। ये है इसमें क्या सर बोला है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लेना है एक बारी। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यू हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल -3 4। मतलब यू, अच्छा यहाँ -3 4 कर दिया, यहाँ 3 4 कर दिया है। ओ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो मिस्टेक है। सोल्यूशन में क्या किया है, -3 से 4 दिया हुआ है ना, यहाँ -3 से 4 है। तो एक मिनट, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन जो देख रहे थे, क्या कौन सा 23 था, इसमें आई थिंक लैम्डा 1 था ना यहाँ पे, तो इसको मैं बोल देता हूँ एक लैम्डा 1 है। तो एक मिनट इसमें, इसके बाद हम लोग देख रहे थे 35 36 ना। तो आई थिंक यहाँ पे करेक्शन है ना, तो -3 4 करके देखिए फिर हो जाएगा। -3 4 किया ना, तो -3 4 से किया है, यहाँ दिख रहा है ना, -3 से 4 लिया है, तो 1/7 लिया ना। अगर 3 से 4 होता तो 1 होता, तो 1/7 लिया। इसका मतलब है कि ऑप्शन से भी आप गेस कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ठीक है यहाँ गलती हमारी है। तो
ठीक है, तो इससे हो जाएगा ना। नेक्स्ट 36 के बाद 37 भी है। 37 में क्या है? तो 37 में एक्स वाई हैव द जॉइंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन विथ सच दैट एक्स गिवन वाई बाइनोमियल वाई कॉमा हाफ है, वाई पॉइसन लैम्बडा है। तो बताओ कोई एक्स का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन जी? ये थ्योरम है ना, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा इस थ्योरम से कि वाई पॉइसन लैम्बडा है, एक्स गिवन वाई बाइनोमियल वाई कॉमा हाफ है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स? ये थ्योरम है। किसी को नहीं पता है? ऐसे कैसे भाई? एनीवे ये थ्योरम नहीं है। सर पॉइजन लैम्डा बाय 2। एक्स जैसे फी होता था, ने चलो ये एक्स मैं ठीक करके लिख देता हूँ जो बुक में रहता है, पॉइसन लैम्बडा एंड वाई गिवन एक्स इज बाइनोमियल क्या होता है, एक्स कॉमा मान लो हाफ या एक्स कॉमा पी, देन ये थ्योरम नहीं है, वाई हैज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही तो है, वहाँ एक्स को वाई, वाई को एक्स सर लिखा है। लेमडा और पी होगा। हाँ तो यही तो है वहाँ पे। तो वहाँ पे बस एक्स को वाई, वाई को एक्स किया है। इसमें जो वहाँ मैं अभी थ्योरम में जहाँ एक्स लिखा हूँ वो वाई लिखा है यहाँ पे, जहाँ वाई वहाँ एक्स है, क्या दिक्कत है? तो ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइसन लैम्डा बाई 2। एनीवे पूछ क्या रहा है ये, टी जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है लैम्डा का, तो बताओ क्या होगा? तो इसमें क्या डाउट है भाई? तो चूंकि सॉल्यूशन नहीं दिया इसलिए तो पूछ लेते हैं। सॉल्यूशन एक लाइन में लिखा तो है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अनबायस्डनेस। ये जो क्वेश्चन नंबर है 37, तो ये हमारे पास क्या है अभी, y पॉइसन लैम्बडा है, y इज पॉइसन लैम्बडा और x है पॉइसन लैम्बडा बाई 2, ठीक है। और अब क्या पूछना चाह रहा है, t कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है लैम्बडा का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t जो है लैम्बडा है। तो पूछ ये रहा है वेरिएंस ऑफ t जो होगा लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y होगा फॉर एनी लैम्बडा। तो मुझे ये बताओ यहाँ से y का वेरिएंस कितना है? अगर मैं देखूँ y का वेरिएंस कितना है, सो वेरिएंस ऑफ y जो है वो है लैम्बडा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x, कितना है? लैम्डा लैम्बडा है। सो व्हाट इफ आई कंसीडर t एज 2x, तो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ t नाउ? 2 लैम्डा 2 कैसे? 4 लैम्बडा। तो ठीक है, वेरिएंस ऑफ cx इज c स्क्वायर वेरिएंस x, है ना? सर लैम्डा बाय 2 है 2 ना लैम्डा ना। x। एक मिनट रुक जाओ जाओ, यहाँ से मैं ये बोल रहा हूँ, ओह एक मिनट, वेरिएंस ऑफ t हम निकाल रहे हैं ना, तो 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x। हाँ ठीक है आप सही कर, 4 x का वेरिएंस कितना है, लैम्डा बाई 2। ओके हाँ सही है, तो 2 लैम्डा फाइन। अब आप कंपेयर करो, ऑप्शंस देखो, बताओ। ये बस एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल लिया है टू डिस्कार्ट ऑप्शन। अब देखिए पहला कह रहा है कि वेरिएंस t का कम होगा वेरिएंस y से, t का वेरिएंस जो कि 2 लैम्बडा है कम है y के वेरिएंस से, फॉल्स हो गया। कह रहा है वेरिएंस ऑफ t, दूसरा तो ट्रू है, तो एग्जांपल ले रहे हैं तो इसलिए है ना, वैसा नहीं कहा। तीसरे पे आते हैं, सी ऑप्शन पे, वेरिएंस t ज्यादा होगा लैम्बडा से, वेरिएंस t ज्यादा होगा लैम्बडा से। तो अभी कह रहे तो ये लिया है इसीलिए ऐसा हुआ है, बट मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूंगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ना, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है ना इसमें क्या होगा। और तीसरा वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला कि वेरिएंस टी इक्वल है वेरिएंस वाई के, तो वाई का वेरिएंस और टी का वेरिएंस इक्वल तो नहीं है। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है ये ऑप्शन ए एंड डी को डिस्कार्ड कर रहा है ना। अब व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, कह रहा है वेरिएंस ऑफ टी इज मोर देन इक्वल टू लैम्बडा फॉर ऑल लैम्बडा। तो अभी ये टी एक एग्जाम्पल, इट्स नॉट टी यूनिवर्सल है, यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया है टी एक। बट मैं अगर ऐसा करूं एग्जाम्पल, अभी दूसरा देखिए आप, कि मैं अगर टी कंस्ट्रक्ट करता हूं दूसरा, कि मैं ऐसा ले लेता हूं वाई, लेंगे तो सिग्मा वाई बाई 2 जी, एक्स बार लेंगे तो लैम्डा बाई एन होगा। तो एक्स बार यहाँ से तो कहाँ से वो लेंगे स्मॉल आपके हो जाएगा यहाँ तो लैम्डा सिंगल सैंपल साइज है, मतलब एक्स वाई तो अलग अलग, एक्स बार कहाँ से आएगा? ये ले लो, अभी के लिए ये ले लो, क्या होगा? तो लेकिन व्हाट अबाउट वाई एक्स,
इससे कुछ होगा? ये क्या अनबायस्ड एस्टिमेटर है? टी। यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे ई ऑफ टी कितना आएगा, यहाँ से देखो इस टी के लिए टी कोई फिक्स थोड़ी है, टी कोई भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और लैम्डा के पास इन्फिनिटी में नहीं अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है, जरूरी थोड़ी 2x। 2x इज वन ऑफ द अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। ये चेक करो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना आएगा, वाई ये कितना है लैम्डा बाई 2, और ये कितना है एक्स बाई 4 लिया मैंने। अच्छा एक्स बाई 4 नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए? इसमें मुझे लैम्डा लाना है, तो मुझे ऐसा क्या लिखना पड़ेगा एक्स के टर्म में? 2x का लैम्डा है तो 2x बाई 2 मतलब x जस्ट ना, जस्ट x नॉट x बाई 4, तो मुझे जस्ट x लिखना पड़ेगा। अब ठीक है देखो, तो अब लैम्डा आएगा, चेक कीजिए। तो ये भी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेरिएंस ऑफ टी नाउ, क्या ये लैम्डा से ज़्यादा होगी अभी भी? वेरिएंस ऑफ x लैम्डा बाई 2 है, y बाई 2। चेक करो भाई, मुझे ऐसा करना है ऐसे तो टी को हम वाई भी ले सकते हैं, लेकिन वाई लेंगे तब भी ट्रू हो जाएगा ना ये सी वाला, तो मुझे सी को डिस्कार्ड करना है। तो सी को डिस्कार्ड करने के लिए व्हाट एग्जांपल शुड बी कंसीडर्ड, है ना? ए डी डिस्कार्ड हो चुका है, बी इज फाइन। बी अभी के लिए क्या मिला है? वेरिएंस टी इज मोर देन लैम्डा, वेरिएंस वाई। अच्छा वाई का वेरिएंस तो लैम्डा ही है ना? ओ हाँ सर। अच्छा, तो वेरिएंस अगर वाई का लैम्डा ही है फिर तो बी एंड सी दोनों सेम ही बात कह रहा है, क्योंकि वाई का वेरिएंस तो लैम्डा ही है जी। पॉइसन में क्या होता है, मीन वेरिएंस तो सेम ही होता है। हाँ तो सर। सी और डी मतलब बी और सी तो एक ही बात कह रहा है इसका मतलब, तो हमें थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, या दोनों करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है देख लीजिए। तो इसमें बी और हाँ सर यहाँ पे CRLB का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि लैम्डा बाय एन लोअर बाउंड होता है तो? लैम्डा बाई एन कहाँ से आएगा? यहाँ सैंपल कितने साइज का आपको दिख रहा है? रैंडम सैंपल है, कहीं रैंडम सैंपल दिख रहा है आपको? नहीं। वैसा तो नहीं है, फिर जस्ट एक्स वाई है बताना, कोई रैंडम सैंपल नहीं है आपके पास यहाँ पे। ठीक है सर। तो सो सर ये टी का जो अभी आपने जो नया टी लिया है हाँ तो उसमें लैम्डा माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आएगा ऐसे करके? हाँ, तो निकालो कोवेरियंस एक्स एक्स गिवन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला पता है एक्स गिवन वाई के टर्म में हाँ सर। क्या होता है? लगाओ। ये होता है ना एक्स कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ऐसा कुछ देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका। ठीक है ना, यही आएगा, तो देख लो। तो ये लगाओ, ये ऐसा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एनीवे तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, फिर बी और सी दोनों, बी सही है तो दोनों सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 37। ठीक है नेक्स्ट आते हैं 37 के बाद। कोई क्वेश्चन रह गया जी किसी का? तो बताओ, जो लिखा हो किसी ने, जो क्वेश्चन रह गया हो बताओ, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इसमें से देख लो, जो जो जिन लोगों का डाउट था उनमें से कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ। तो ये फुल लेंथ 19 था, ठीक है ना? आई थिंक मैंने देख लिया, जो भी है अगर रह गया है तो बताओ। बाकी सॉल्व करके आओ, है ना? जो भी डाउट हो एक साथ चैट में लिखो। 24 एक बार देख लीजिएगा। हाँ 24 में 4 क्या आ है? रहा है लेकिन 5। अरे भाई ये जैम का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? सपोज दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज पीडी ऑफ दिस, व्हाट इज द हाईएस्ट मोमेंट। अच्छा ये है, व्हाट इज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ एक्स दैट एग्जिस्ट। तो आरएथ मोमेंट निकाल लो, फिर देखो वो गामा उमा फंक्शन में आ जाएगा, फिर देखो कब एग्जिस्ट करेगी। क्या आ रहा है तुम्हारा? तो मतलब इसमें बस यही पूछना था कि क्या? मतलब इन्फिनिटी वाला तो डीएन ही मान के इनमें चलेंगे। हाँ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो कभी इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है कि एग्जिस्ट करना कोई फाइनाइट नंबर है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट इमेजिनेशन, बहुत लार्ज नंबर है, तो नोटेशन है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी थोड़ी आंसर होगा कभी।
ठीक है जी, तो कल का क्या रखेंगे? सो ये 19 था, 20 क्या है टेस्ट जरा देखते हैं। तो अगला फुल लेंथ क्या है? बाकी तो पीवाई क्यू टेस्ट तो कंप्लीट कर ही लिए होगे तुम लोग। एक मिनट, मैं कल का बताता हूँ, एक मिनट।